गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन मीन्स कोई चेंज आना डीएनए के अंदर। डीएनए में चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम भी हो सकती है। डीएनए के बेसिस में चेंज आएगा म्यूटेशंस में। इससे क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ऑल्टरनेशन होती है डीएनए सीक्वेंसेस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप किसी ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है। इधर जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेंजेस। अब तुम लोगों को पता है कि डीएनए हमेशा जो होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर रैप्ड फॉर्म में होता है। अगर तुम्हें इसके बारे में बाकी जो है किस तरह से क्रोमोसोम्स के ऊपर रैपिंग उसकी हुई होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें तुम्हें इतना याद रखना है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए रैप हुआ है और डीएनए के ऊपर हमारी जीन्स की सेगमेंट होती है जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेकर जाती हैं। अब डीएनए रैप हुआ है, उसमें क्वाइलिंग हुई है, तो क्या होगा? कई बार अगर कुछ ऐड हो जाए, डिलीशन हो भी हमारी कई बार क्या हो जाती है, रैपिंग इस तरह से हुई होती है कि कोई चेंज आने की वजह से हमारे एडिशन भी हो सकती है उस सेगमेंट में कुछ सीक्वेंसेस की, या फिर हमारे सीक्वेंसेस में डिलीशंस भी हो सकती है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे डीएनए सेगमेंट में चेंज आएगा और उसकी वजह से जीन का सीक्वेंस चेंज होगा और हमारा फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप चेंज हो सकता है। डीएनए सेगमेंट में चेंज आएगा जिसकी वजह से जो जीन सीक्वेंस वो कैरी कर रहा होगा या जीन इंफॉर्मेशन वो कैरी कर रहा होगा, वो इंफॉर्मेशन आगे वो पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, जीन इंफॉर्मेशन आगे पास नहीं होगी या फिर जीन की इंफॉर्मेशन हमारी ऑल्टर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा? चेंजेस आएंगे फिनोटाइप में या फिर जीनोटाइप में। चेंजेस इन फिनोटाइप और जीनोटाइप। ओके, ये चीज होगी। डीएनए सेगमेंट में चेंज आया। चेंज कैसे आया? इधर हमारी डिलीशन हुई है या फिर एडिशन हुई है किसी सेगमेंट की, जिसकी वजह से जीन सीक्वेंस पूरा का पूरा हमारा चेंज हो गया। जीन सीक्वेंस चेंज हो गया तो इंफॉर्मेशन जो उसके ऊपर थी वो इंफॉर्मेशन भी चेंज हो गई, जिसकी वजह से फिनोटाइप या जीनोटाइप एक ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाएगा। ये तो पर्टिकुलरली हमने बोला कि जीन सीक्वेंस हमारे या जीन सेगमेंट के अंदर चेंजेस आया। कई बार क्या होता है, अब तुम लोगों को पता है, अगर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो तुम्हें पता है इसके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं बहुत सारे इसके ऊपर प्रेजेंट। नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? 4 टाइप के बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ए, टी, सी, जी। ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन एंड जी फॉर ग्वानिन। ये 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में हमारे क्या है? बेस पेयर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब तुम्हें पता है कि ए हमेशा टी के साथ बेस पेयर करता है, टी हमेशा ए के साथ, सी के ऑपोजिट जी आएगा, जी के ऑपोजिट हमेशा सी आएगा। अब अगर डीएनए सपोज करो एक सीक्वेंस था ए टी टी जी सी सी, इट इज एन हाइपोथेटिकल, मैंने सीक्वेंस ले लिया, ये एक डीएनए का सीक्वेंस था। अब क्या हुआ? ये सीक्वेंस किसी भी इंफॉर्मेशन को आगे पास कर रहा था। अब हमारे डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन है वो 2 टाइप की हो सकती हैं। एक होती है पॉइंट म्यूटेशन, एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। 2 टाइप की म्यूटेशन डीएनए के अंदर हो सकती है, या म्यूटेशन 2 टाइप की होती है। वन इज पॉइंट म्यूटेशन होती है एंड सेकंड होती है हमारी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। अब ये सीक्वेंस को इंफॉर्मेशन कैरी करके लेकर जाता था। अब क्या है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा? पॉइंट म्यूटेशन में हमारा इधर कुछ ऐड हो सकता है या फिर कुछ डिलीट हो सकता है, या तो कोई चीज ऐड होगी या कोई बेस पेयर डिलीट होगा। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, अगर मैंने यहाँ पर टी ऐड कर दिया तो पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम, इसको हम रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, जिसको हम रीड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमने इंफॉर्मेशन रीड करनी है, रीडिंग फ्रेम। ये पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीक्वेंस कुछ ऐड कर दिया, जिसकी वजह से हमारा रीड करना, मैं पहले ए से स्टार्ट कर रही थी रीड करना, अब मैं टी से स्टार्ट कर दूंगी, तो इसकी वजह से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में क्या हो जाएगी? ऑल्टरेशन आ जाएगी। अब सपोज करो अगर मैंने यहाँ टी ऐड नहीं किया होता, ये एडिशन नहीं हुई होती, यहाँ से मैं टी हटा देती,
यहाँ से मैं टी हटा देती तब भी तो हमारा शिफ्ट पूरा का पूरा ये जो फ्रेम है ये चेंज हो गया, यहाँ से हमारी डिलीशन हो गई जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ऑल्टर हो गई। तो म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन होने का मतलब है कि डीएनए के सीक्वेंसेस के अंदर चेंजेस आना। अब चेंजेस आ रही हैं, पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है या फ्रेम शिफ्ट हो सकती है। पॉइंट म्यूटेशन में हमारा क्या होगा, चेंजेस इन द डीएनए सीक्वेंस ईदर बाय एडिंग और बाय डिलीटिंग। तो ऐड करने से भी हमारा फ्रेम पूरा का पूरा चेंज हो रहा है और हमारा डिलीट करने से भी फ्रेम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में वैसे मैं तुम्हें फर्दर पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ तुम लोगों को कि जैसे अगर ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है, इफ इट इज अ सीक्वेंस, तो याद रखना जब भी हमने सीक्वेंस को रीड करना होता है तो उसे कोडोन्स की फॉर्म में हम रीड करते हैं। किस फॉर्म में रीड करते हैं हम उनको, कोडोन्स की फॉर्म में। और ये कोडोन्स का फीचर होता है कि दे आर ऑलवेज ट्रिपलेट। ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में ये कोडोन्स होते हैं। जैसे तीन तीन के सीक्वेंस में इनको रीड किया जाता है, एटीटी, टीसीजी, जीसीजी, जीसीए सपोज, ठीक है। तो इस तरह से तीन तीन के कोड की फॉर्म में हमेशा इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है। ये जो कोडोन्स होते हैं इनको हम जेनेटिक कोड्स भी बोलते हैं, ये ट्रिपलेट कोडोन्स भी हम इनको बोलते हैं। और ये जो कोडोन्स होते हैं, ये कोडोन्स कोड करते हैं फॉर अ अमाइनो एसिड, फॉर अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। ये जो कोडोन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, कोड करना किसी अमाइनो एसिड के लिए। अब तुम्हें पता है अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के। और अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारी बॉडी में 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो उन 20 टाइप के अमाइनो एसिड के लिए जो कोडोन होते हैं, ये डीएनए के सीक्वेंसेस जो होते हैं ये कोडोन की तरह एक्ट करते हैं, जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। ये तीन के लिए कोई एक कोडोन होगा, इन तीन के लिए कुछ और होगा, इन तीन के लिए कुछ और होगा। तो अगर पॉइंट म्यूटेशन हुई होती, यहाँ पे मैं टी ऐड कर देती तो टी ए टी, यहाँ पर मेरा कोड चेंज हो गया, कोड चेंज हो गया। कोड चेंज होने की वजह से वो जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था उस अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर पाएगा। उस अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं किया, तुम्हारे जीन सीक्वेंस चेंज हो गया, इंफॉर्मेशन हमारी ऑल्टर हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे टी ऐड ना करके यहाँ से जी हटा देती तो ये कैसे कोड होता, सी जी जी बन जाता, सीजीजी बन जाता, जिसकी वजह से भी ये जिस अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा था वो नहीं कर पाएगा। और चेंज आने की वजह से क्या हो गया, हमारा ये इंफॉर्मेशन ऑल्टर हो गई। तो इस तरह से हमारी पॉइंट म्यूटेशन में ऑल्टरेशन आती है जो कि डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस लेकर आती है। अगेन आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, जैसे अगर ये कोई कोड था, अगर मैंने यहाँ टी ऐड कर दिया, पहले मैं पढ़ रही थी एटीटी, सपोज इट वाज कोडिंग फॉर एन अमाइनो एसिड वैलिन, ठीक है। अब क्या हुआ, टीएटी की जगह मैंने यहाँ पे एडिशन हुई तो ये क्या बन गया हमारा, एटीटी की जगह कहां से रीड करेंगे हम, टीएटी से। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गई हमारी, चेंज हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ से, अगर इस तरह से मैं यहाँ से डिलीशन करती, जी हटा देती, तो पहले मैं पढ़ रही थी टीसीजी। अब अगर यहाँ से मैंने, अब कई बार ऐसी भी म्यूटेशंस होती है जिनके चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर मैंने यहाँ से जी हटाया तो नेक्स्ट वाला भी हमारा जी ही था, नेक्स्ट वाला ही जी था, तो यहाँ पर डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आया बिकॉज नेक्स्ट वाला भी सेम ही था। लेकिन अगर यहाँ पर जी ना होकर यहाँ पर अगर ए होता और मैं यहाँ से जी हटा देती तो हमारा कोड क्या बन जाता, टीसीए बन जाता। और ये किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, टीसीजी किसी और के लिए कोड कर रहा था। तो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या हो गई, ऑल्टर हो गई, चेंज हो गई, जिससे हमारे डीएनए सीक्वेंसेस में चेंजेस आ जाएंगे। तो दिस वाज अबाउट पॉइंट म्यूटेशन। एक होती है हमारी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा कोडोन ही हमारा चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये सीक्वेंस था, ठीक है, तो कोडोन चेंज होने का मतलब क्या है हमारा, इसमें भी सेम चीज होगी, या तो एडिशन होगी या तो डिलीशन होगी। अब यहाँ पर सपोज करो इस तरह से तीन तीन के कोड में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, तीन तीन के कोड में इंफॉर्मेशन थी। अगर एडिशन हुई, एडिशन होने से सपोज करो पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा कोडोन या तो ऐड होगा या तो वो पूरा का पूरा कोडोन, ये पूरा कोडोन ये या तो ऐड होगा यहाँ पर, या तो इन पूरे के पूरे कोडोन में हमारे क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। ऐसा होता है इसके अंदर। तो वो कहीं पर भी किसी भी पोजीशन में ऐड हो सकता है। अगर यहाँ पर हम ऐड कर देते जी ए टी, सपोज ये ऐड हो जाता तो यहाँ पर हमारा कोडोन चेंज हो गया।
पहले GGG था, GGG हो गया, AGG, इस तरह से पढ़ेंगे। तो ऐड करने से कोडोन न्यू ऐड हो गया, जिसकी वजह से वो किसी और अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, डीएनए सीक्वेंसेस में चेंज आएंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से, अगर ये हमारा कोड था, अगर मैं यहाँ से GCG पूरा का पूरा हटा दूं, पूरा का पूरा कोडोन हटा दूं, ये एक कोडोन यहाँ पे हो हट गया, यहाँ पर गैप आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह गैप आ जाएगा। तो हमें डीएनए सीक्वेंसेस को जब हम रीड करेंगे, उनकी एनोटेशन करेंगे, तो हमें वहां पर गैप नजर आएगा, और गैप आने की वजह से यहाँ पर जिस अमाइनो एसिड के लिए वो कोड कर रहा था वो कोड नहीं कर पाएगा, और सीक्वेंस में फिर से चेंज आएगा, और हमारे ये डीएनए के सीक्वेंसेस में ऑल्टरेशन करेंगी। सो दिस इज अबाउट द म्यूटेशन। म्यूटेशन इस टाइप से होती है, जो कि डीएनए के पूरे सीक्वेंस में हमारे चेंज ला देती है। अब म्यूटेशन होने से क्या होता है, हमारा म्यूटेशन, डिलीशन या एडिशन होने से हमारा म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे हमारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, डिसऑर्डर्स या फिर हम डिसीज बोल लें। म्यूटेशन होने से कई बार क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस ऐसे आ जाते हैं, इतने ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं कि एक पर्सन में डिसऑर्डर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। सिकल सेल एनीमिया भी, सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, म्यूटेशन की वजह से होता है। या फिर हमारा हीमोफीलिया भी एक डिसऑर्डर है, जो कि इसी की वजह से होता है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो दिस इज अबाउट द म्यूटेशंस, ठीक है। कई बार म्यूटेशन जरूरी नहीं है, डीएनए के सीक्वेंस की वजह से इस तरह ही आए कि बेस का डिलीट या ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से चेंजेस आ रहा है। कई बार एक्सरेज की वजह से या फिर यूवी रेडिएशंस की वजह से भी हमारे क्या हो जाते हैं, डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उनमें बेस पेयर में चेंजेस आ जाते हैं। बहुत सारे केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। ये जो रेडिएशंस हैं, इनको हम केमिकल्स या फिजिकल फैक्टर्स बोल देते हैं, या फिर इनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। ये म्यूटाजेंस होते हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, म्यूटेशन कोज करते हैं। म्यूटेशन कोजिंग फैक्टर्स, म्यूटेशन कोजिंग फैक्टर्स ईदर केमिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर्स आर कॉल्ड एज म्यूटाजेंस। वो एक्स-रेज हो सकती है, यूवी रेज हो सकती है, जिससे हमारे कोई ना कोई डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूटेशंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स, या फिर हम बोलेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं पेडिग। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पेडिग्री एनालिसिस, हम करके देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस। नाउ व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? पेडिग्री एनालिसिस हमारा क्या होता है? अब क्या होता है, अगर हमें किसी फैमिली का इनहेरिटेंस पैटर्न चेक करना है, मतलब कि कोई भी एक ट्रेट है एक फैमिली में कैसे आगे आगे पास हो रहा है, ये हमें चेक करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस है। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी फैमिली के अंदर डिसऑर्डर्स चेक करने हैं, तो हम इनके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो डिसऑर्डर्स अगर कैसे इनहेरिट हो रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी में, ये बहुत एक लंबे समय से चल रहा है कि एक फैमिली में कई बार क्या होता है, एक डिसीज है जो आगे 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 पास होता जा रहा है, तो वो आगे आगे कैसे पास हो रहा है उसका पैटर्न चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका फैमिली एनालिसिस करते हैं, या फिर हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, हम उसका करके देखते हैं। तो मेंडल के जब वर्क हुआ था, एनालिसिस किया गया था, ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट हुआ था ट्रेट्स देखने के लिए, तब से क्या कहते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, देखो हमने पी प्लांट के अंदर तो कंट्रोल क्रॉसेस करके देख लिए थे, चेक कर लिए थे कि कैसे कैसे क्या चीज हो रही है, कौन सा चेंज आ रहा है। पी प्लांट के अंदर तो ये पॉसिबल था, लेकिन ऐसे कंट्रोल क्रॉसेस जो है ह्यूमंस के अंदर पॉसिबल नहीं थे। तो ह्यूमंस के अंदर कैसे डिसऑर्डर हो रहे हैं, कैसे कोई चीज आगे पास हो रही है, तो उसको बेसिकली चेक करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। सेवरल जनरेशंस तक हम एक फैमिली को स्टडी कर सकते हैं इसके थ्रू। तो इनको जो है एक ट्री की फॉर्म में हम मतलब क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन फैमिली ट्री बनाकर देखते हैं, और कुछ सिंबल्स हम यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे के लिए पहले मैं तुम्हें सिंबल्स के लिए बता देती हूँ। पेडिग्री एनालिसिस ह्यूमन के लिए अगर हम बात करें, प्योर सिंबल हम यूज करते हैं मेल के लिए, सर्कल हम यूज करते हैं फीमेल के लिए। नॉर्मली मेल, नॉर्मल मेल, जो किसी भी, जिस मेल को कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मेल को हम इस तरह से स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं।
फीमेल को, नॉर्मल फीमेल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे मेल को कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है, तब हम क्या कर देते हैं, उसको इस तरह से फिल कर देते हैं, अफेक्टेड शो कर देते हैं, अफेक्टेड मेल। इसी तरह फीमेल अगर तो अफेक्टेड है तो हम फुलफिल कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होती है, फीमेल्स जो होती हैं कैरियर्स होती है, वो सिर्फ आगे उनको डिसऑर्डर होता नहीं है, लेकिन वो डिसऑर्डर वाले जीन्स को आगे कैरी करके लेकर जाती हैं। ये केस होता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के अंदर, जिसमें फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और उनमें से एक एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं होता है। तो उस केस में हम नॉर्मल के साथ भी फीमेल को शो कर सकते हैं, या फिर हम हाफ इस तरह से उसका अफेक्टेड वाला शो कर सकते हैं। ये होती है कैरियर फीमेल्स। ओके, देन अगर हम इस तरह से सिंबल, डायमंड सिंबल कर रहे हैं, तो सेक्स अनस्पेसिफाइड, सेक्स क्या होता है, अनस्पेसिफाइड होता है हमारा। जब हम स्क्वायर के साथ बीच में इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर सर्कल लगा रहे हैं, तो इट मींस मेल एंड फीमेल के बीच में क्या हो रही है, मेटिंग हो रही है, मेल एंड फीमेल के बीच में मेटिंग हो रही है। और अगर इसी तरह से स्क्वायर और सर्कल के बीच में डबल लाइंस लगा रही है, तो मेटिंग हो रही है रिलेटिव्स के बीच में, क्लोजली रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में मेटिंग हो रही है। ठीक है, दिस इज। इसके अलावा अगर हमें एक फैमिली को शो करना है, तो हम फैमिली कैसे शो करेंगे, तो ये फादर है, दिस इज फादर, दिस इज मदर, ये उनका सन है, ये उनकी डॉटर है, ये फैमिली है। इस तरह से मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको डिनोट कर देते हैं। और अगर हमें ग्रैंड पेरेंट्स भी शो करते हैं, तो इसके ऊपर हम एक और सेम इसी तरह का बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा ये फादर मदर थे, और यहाँ पर ये क्या आ गया, मेल है जो कि क्या है, अफेक्टेड, मीन्स फादर जो था नॉर्मल था, मदर जो थी नॉर्मल थी, लेकिन उनका सन कैसा आ गया, अफेक्टेड आ गया। ये केस कब होगा, जब मदर क्या हो गई, कैरियर होगी उस जीन की, मदर विल बी कैरियर जीन, कैरियर जीन कैरी कर रही है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वैसे नॉर्मल है, मदर में 2 एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से वो नॉर्मल है, लेकिन वो एक एक्स क्रोमोसोम उसका खराब है, जिसकी वजह से वो कैरियर है उस जीन की, और उसका सन क्या हो चुका है, अफेक्टेड है। ठीक है, इस तरह से अगर बीच में 5 लिख दिया है सपोज मैंने, तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। ये कुछ सिंबल्स हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तुम्हें क्या होंगे, इसके बेस पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सपोज कि एक फैमिली है, उसके अंदर ये वाला डिसऑर्डर है, फादर को ये डिसऑर्डर नहीं है, सन को ये डिसऑर्डर है, ये डॉटर को ये डिसऑर्डर है, बताओ कैसे ये आगे पास हुआ है, या मदर को हमें फाइंड आउट करना है फादर या मदर में से किसको डिसऑर्डर था। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस आएंगे, वो क्वेश्चंस हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तुम इतना याद रखो, ये सिंबल्स हैं जिसको हम यूज करते हैं इसके लिए। ये तुम्हें पता है, अगर डिसऑर्डर एक फैमिली में पास हो रहा है, अगर एक फैमिली पास हो रहा है, तो इट मींस हमारे क्या हो रहे हैं, डीएनए के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। डीएनए सीक्वेंसेस में तुम्हें पता है, डीएनए जो होता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेकर जाता है। इंफॉर्मेशन डीएनए कैरी करके लेकर जा रहा है, अगर चाइल्ड या सन में आगे वो पास हो रही है, इट मींस क्या है, उनका सन या चाइल्ड क्या है, अफेक्टेड हुआ है, बिकॉज उनके पेरेंट के डीएनए के अंदर चेंजेस आए हैं, या फिर डीएनए जब कॉपी हो रहा था चाइल्ड में ट्रांसफर होने के लिए, उस टाइम पर हमारे क्या आए हैं, चेंजेस आ गए हैं डीएनए के अंदर। कुछ चेंजेस ओकेशनली टेक प्लेस करते हैं, ठीक है, कुछ म्यूटेशंस के थ्रू, जैसे मैंने बताया ही है, हमारे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो चीज तुमने याद रखनी है, मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ, और मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बाकी फर्दर हम कल को करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि डिसऑर्डर्स जो हैं किस टाइप के होते हैं। हमारे हमारे जो डिसऑर्डर है, एक आएंगे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर,
एक होंगे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दो टाइप के डिसऑर्डर्स आएंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में बेसिकली ऑल्टरनेशन होगी या फिर म्यूटेशन होगी इन अ सिंगल जीन, एक सिंगल जीन के अंदर चेंज आया जिसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमारे हो रहे हैं। ये डिसऑर्डर जो है फिर आगे पास, क्योंकि मेंडेलियन तुम्हें पता है आगे कैरेक्टर्स पास करने हैं, पी प्लांट में हमने पढ़ा ही है, तो ये आगे पास कर देंगे नेक्स्ट जनरेशन को ये जीन, ठीक है। तो ये पास हो सकते हैं, आगे पास हो जाएंगे हमारे। ऐसा पैटर्न जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का आता है, इससे हम अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, एक सिंगल जीन में चेंज आया, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रहा है, आगे पास होगा या नहीं, उसको हम अगर स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी हम कैसे करेंगे, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम उनको स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसके मेंडेलियन डिसऑर्डर की एग्जाम्पल पढ़ें, तो एग्जाम्पल में जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं डिसऑर्डर्स, दैट इज सिकल सेल एनीमिया, हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे, हम हीमोफीलिया डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस भी एक डिसीज होता है, हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है, हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, बेसिकली तुम्हारी बुक में ये दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम और डिसऑर्डर स्टडी करना चाहते हो तो सिस्टिक फिब्रोसिस स्टडी कर सकते हो, कलर ब्लाइंडनेस हम डिस्कस करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे सारे। कलर ब्लाइंडनेस के बेसिस पर तुम्हें न्यूमेरिकल पोर्शन में करवाऊंगी, इसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। थैलेसीमिया, इसके अलावा हम थैलेसीमिया एक डिसऑर्डर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, थैलेसीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने नाम लिखे हैं ना, ये 4-6 नाम लिखे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स हैं, इनके बेसिस पर तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो तुम सभी डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा अगर हम बात करें हीमोफीलिया डिसऑर्डर की, ये डिसऑर्डर जो होता है सेक्स लिंक्ड होता है, दिस डिसऑर्डर इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है हमारा। अब देखो डिसऑर्डर अगर हमें हो रहे हैं तो दो टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक हमारे ऑटोसोम्स में चेंजेस आने की वजह से डिसऑर्डर हो सकता है, एक हमारे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर चेंजेस आया है जिसकी वजह से हमारे डिसऑर्डर हो रहे हैं। डिसऑर्डर्स मैंने बोले कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे, या तो हमारे सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं या फिर हमारे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इनमें भी ये डिसऑर्डर्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, मतलब ये रिसेसिव ट्रेट में चेंज आने की वजह से भी डिसऑर्डर हो सकता है, हमारे डोमिनेंट ट्रेट में चेंज आने की वजह से भी हो सकते हैं। सेम इसमें भी रिसेसिव भी हो सकते हैं, हमारे डोमिनेंट भी हो सकते हैं। इनके लिए मैं तुम्हें एक पेडिग्री एनालिसिस बनाकर दिखाती हूँ, बताती हूँ क्या है, तुम्हारी बुक के अंदर भी दिया गया है। तुम्हें अगर पहचानना है कि डिसऑर्डर ऑटोसोमल बेस्ड है या सेक्स लिंक्ड बेस्ड है, इसके लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी पड़ेगी। अब सेक्स लिंक्ड वाला जो हमारा डिसऑर्डर होगा ना, दो टाइप के डिसऑर्डर है, सेक्स लिंक्ड वाले जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं ना, बेसिकली वो जो डिसऑर्डर होते हैं हमारे, वो हमारे फादर से आगे, या फिर हम बोले उसमें क्या होता है कि हमारे सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स के अंदर मदर जो है बेसिकली जीन पास करती है अपने सन को, फादर जो है जीन पास करता है अपने डॉटर को, तो इस तरह से पास करते हैं। यहाँ पर तुम्हें देखो एक एनालिसिस में करवा के बताती हूँ, ये है हमारा ऑटोसोमिनल। अब देखो ऑटोसोम्स, अब देखो ये फादर, यहाँ पे मदर क्या है हमारी
मदर हमारी अफेक्टेड है, ऑलरेडी मेंशन है। फादर क्या है, नॉर्मल है। अब देखो फादर नॉर्मल है, मदर जो है वो अफेक्टेड है, ठीक है। अब तुम्हें हमेशा पता है जो फादर होगा उसके पास क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स वाई, जो मदर होगी उसके पास क्या क्रोमोसोम होंगे, एक्स एक्स। अब जो अगर इनका डॉटर हो रही है तो डॉटर को एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, मदर से आएगा, एक एक्स क्रोमोसोम जो है फादर से आएगा। अब अगर मदर इस केस में हमारी अफेक्टेड भी है, हम अफेक्टेड वाले को सपोज करो इस तरह से, मैंने दो लिख दिया उसके ऊपर, एच लिख दिया मैंने उसके ऊपर। अगर मदर हमारी अफेक्टेड भी है इस केस में, तब हमारा क्या होगा, ये डॉटर को तो सिर्फ अपना एक ही पास कर सकती है। फादर हमारा यहाँ पर नॉर्मल बताया गया है, डॉटर को एक एक्स कहाँ से आ रहा है, फादर से आ रहा है। तो कैरियर डॉटर जो है वो हमेशा नॉर्मल की तरह हमारे एक्ट करेगी। जो हमारी कैरियर डॉटर होगी वो कैसे एक्ट करेगी, हमारे नॉर्मल की तरह वो एक्ट करेगी। डॉटर हमारी नॉर्मल की तरह एक्ट कर रही है, लेकिन जो सन है, सन को क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा जो सन है यहाँ पर उसको फादर से हमारे जीन आ रहा है, ठीक है, फादर से जीन आ रहा है अगर, और यहाँ पे अगर हम सॉरी यहाँ पे हम एक्स वाई नहीं लेंगे, दोनों को एक्स एक्स की तरह ही हम कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे इस केस में क्या हो रहा है, ऑटोसोम बेस्ड है, ये सेक्स लिंक तो हमारा डिसऑर्डर है ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो अगर फादर का मान लो कि ये वाला जो है ये हमारी जो अफेक्टेड मदर थी, सन फादर हमारा अफेक्टेड नहीं है, तो फादर के पास एक अफेक्टेड वाला जीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब डॉटर को यहाँ पर हम देख रहे हैं, डॉटर को इस केस में ये नॉर्मल वाला एक्स पास हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा नॉर्मल वाला एक्स, ये मैंने दोनों एक्स एक्स क्यों लिए, बिकॉज दिस इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ये हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये हमारा सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है। अब सेक्स लिंक नहीं है तो मैं कोई भी सिंबल एक्स एक्स की जगह यहाँ सीसी भी ले सकती थी, तो इसको सेक्स लिंक एक्स वाई क्रोमोसोम की तरह एक्ट मत करना, वो तुम्हें जस्ट बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स एच और एक्स यहाँ से क्या हो गया, हमारा नॉर्मल वाला फादर का आ गया, इसलिए डॉटर क्या हुई, ये डॉटर अफेक्टेड नहीं है, दिस डॉटर इज नॉर्मल। बट यहाँ पे फादर का एक्स एच ये वाला गया और मदर का ये वाला गया, तो जिसकी वजह से सन क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, और ये भी इन्हीं का चाइल्ड है, ये भी डॉटर इन्हीं की है। यहाँ पर ये दिखाया है कि इसकी इससे मैरिज हुई है, ये इनका चाइल्ड और सन नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर ये अफेक्टेड डॉटर है, इट मींस मदर का भी इसको ये वाला जीन पास हुआ और सन फादर का भी इसको ये वाला जीन पास हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हुई, हमारी अफेक्टेड डॉटर है। मैंने क्या बोले, मैंने 3 केसेस लेकर बताए तुम्हें कि अगर हमारा इस तरह से था, मदर अफेक्टेड है, इसकी शादी हो रही है, फादर जो कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल फादर है, इसके साथ इसकी मैरिज हुई है अगर, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। बट ये क्या थी, हमारी अफेक्टेड वाली थी, तो इसने इसका एक ये वाला और ये वाला जब पास किया, ये वाला और ये वाला पास किया, तो डॉटर विल एक्ट एज नॉर्मल। यहाँ पे सन कैसे एक्ट करेगा, हमारा सन के पास दोनों जीन्स ये पास किए गए हैं, फादर से भी मदर से भी, इसलिए सन क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया। और ये वाली डॉटर के पास भी दोनों वही वाले जीन्स गए हैं जो कि हमारे डिसीज कॉजिंग है, तो ये भी क्या हो गई, हमारी अफेक्टेड डॉटर हो गई। इस तरह से ये हमारे स्टडी करते हैं, आगे भी इसी तरह से सेम पैटर्न है जो तुम स्टडी कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ये एक एग्जांपल लेकर जस्ट तुम्हें बताया गया है, फर्दर हम डिसऑर्डर्स के बारे में कल को स्टडी करेंगे, और फर्दर इसको मैं दोबारा से तुम्हें एक बार एक्सप्लेन करूंगी, मेंडेलियन और सेक्स का कंपैरिजन करके बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तुम मेरे से कल को डिस्कस कर सकते हो, और इसको एक बार दोबारा से कल को फिर से रिपीट किया जाएगा। थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पर ही फिनिश होता है।